जीता गया, इसके बारे में डिटेल से समझेंगे कि क्या था थल सेना का विजय ऑपरेशन और वायुसेना का सफेद सागर ऑपरेशन और नौसेना का ऑपरेशन तलवार। इन तीनों ऑपरेशन के द्वारा किस तरह से पाकिस्तान को हर मोर्चे पर घेर लिया गया, जिस वजह से पाकिस्तान पूरी तरह पीछे हटने से मजबूर हो गया। 1998 में परमाणु बम के सफल परीक्षण के बाद भारत और पाकिस्तान दोनों ही एक परमाणु संपन्न देश थे। दो परमाणु संपन्न देशों के बीच यदि युद्ध होता है तो ये काफी घातक हो सकते हैं। इसलिए इसको समझते हुए और काफी दूरदर्शी सोच रखने वाले हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी 21 फरवरी 1999 को बस द्वारा दिल्ली से लाहौर के लिए रवाना हुए और एक लाहौर समझौते पर हस्ताक्षर हुआ 21 फरवरी 1999 को। और जब अटल बिहारी वाजपेयी लाहौर में बस से उतरे तो बहुत ही गर्मजोशी से उनका स्वागत किया गया। दोनों देशों ने कहा कि अतीत में हमने जितने भी युद्ध किए हैं उसे भुलाकर हम सब अब एक सह अस्तित्व पे आगे बढ़ेंगे और हम बहुत ही जल्दी मिल बैठकर कश्मीर मुद्दे को सॉल्व कर लेंगे, इसमें बिना किसी देश को इंटरफेयर किए। अटल बिहारी वाजपेयी को 21 तोपों की सलामी दी गई, लेकिन कोई भी हिंदुस्तानी ये नहीं जान रहा था कि ये 21 तोपों की जो सलामी दी जा रही है भारत के प्रधानमंत्री के सम्मान में, ठीक 3 महीने बाद यानी मई में यही तोपें भारतीय सैनिकों के सीने पर गिरेंगी। लाहौर में जब हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे तो उस समय पाकिस्तान के जनरल परवेज मुशर्रफ ये कह रहे थे कि हम उन्हें सैल्यूट नहीं करेंगे। भाई मत करिए ना तुम्हारे सैल्यूट के हम लोग भूखे हैं। लेकिन ये जो था, ये आदमी इतना बड़का, ये इसको तो इसी के देश में फांसी की सजा हुई है। इसने खुद अपने प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का तख्ता पलट करके खुद राष्ट्रपति बन गया था वहां पे। तो ये इसने क्या किया, एक प्लान बनाया, ऑपरेशन बद्र, अल बद्र प्लान बनाया और इसमें ना कई जनरल थे, 4-5 लोग, यही लोग मेन थे। इनमें सबसे महत्वपूर्ण जो थे वो तो एकदम ये तो था ही भाई, ये जनरल ही थे परवेज मुशर्रफ। और यहाँ पे चीफ ऑफ जो जनरल स्टाफ थे अजीज खान और यहाँ मेजर जनरल जावेद हसन। ऐसा कहा जाता है कि पूरा जावेद हसन ने ही रूपरेखा तैयार किया था, हालांकि इतने लोगों का योगदान था कारगिल में। ये लोग चाहते थे कि जो शिमला एग्रीमेंट के बाद ये हुआ था, हम लोग में एक आपसी सहमति थी कि करगिल का जो एरिया है वहाँ टेम्परेचर -30 -40 चला जाता है, इतना ठंड हो जाता है। तो हम लोग क्या करते थे, अक्टूबर के बाद हम भी अपनी पोस्ट बंकर को छोड़ के चले जाते थे और पाकिस्तान भी चला जाता था। फिर हम लोग जाते थे मई-जून के महीने में। तो पाकिस्तान ने प्लान बनाया कि 1999 में हम क्या करेंगे, अपनी जो जैसे भारत पीछे हटेगा, पाकिस्तान ने कहा कि हम लोग तो पीछे नहीं हटेंगे और उल्टे अपनी फौज भेज देंगे, उन बंकरों में घुसा देंगे जो भारत खाली करके गया है और उन्हें हम क्या करेंगे, पूरी हथियार सप्लाई A to Z दे देंगे। ये ऑपरेशन अल बद्र में चल रहा था। इसको आप मैप से समझिए ध्यान से। ये जो आप लाइनिंग देख रहे हैं ये आपका एक्चुअली POK है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर का ये जो एरिया है, यहाँ से हम लोग, ये जिला जो आता है वो कारगिल जिला आता है। एक्चुअली लड़ाई जो थी वो कारगिल जिले में थी, वो 4 सेक्टर में थी। उसको एक्चुअली जिला कारगिल होने की वजह से उसका नाम कारगिल दे दिया। देखिए ये लाइन ऑफ कंट्रोल जो है, यहाँ से श्रीनगर से लेह तक एक सड़क जाता है 1A, नेशनल हाईवे 1A। अब पाकिस्तान का जो प्लानिंग क्या था कि ये हाईवे को हमको कैसे भी काट देना है। ये हाईवे काटने का 2 मकसद था। एक हाईवे को यहाँ से काट दीजिए और एक ये एरिया से, ताकि यहां से कोई सियाचिन में ना जा सके। अगर सियाचिन का हाईवे कट जाएगा तो सियाचिन भारत के हाथ से निकल जाएगा, क्योंकि वहां डायरेक्ट पहुंच नहीं है। अब बीच में इतने पहाड़ हैं कि नॉर्मल सड़क बनाई ना जा सकती है। तो इसलिए ऑपरेशन अल बद्र के द्वारा मुशर्रफ ये सोचे कि हम ये हाईवे को काट देंगे तो पाकिस्तान, भारत बैकफुट पे आ जाएगा। और रियली भी थी। जैसे आप यहां देखेंगे ये डॉटेड लाइन हमारी LAC है, ये लाइन ऑफ कंट्रोल है। अब ये जो सड़क जा रही है ये सड़क है हमारी श्रीनगर से लेह तक। अब यहाँ कारगिल देखिए ये लाइन ऑफ कंट्रोल के बहुत ही करीब है। इनकी प्लानिंग क्या थी, ये लोग 4 जगह से भारत में घुस गए। देखिए करगिल जो बोलते हैं, करगिल की लड़ाई, करगिल जिला था, उसमें 4 जगह थे। जैसे आपके जिला में कैसे ब्लॉक या तहसील होते हैं, कई सारे होते हैं, तालुका टाइप का, उसे ही था करगिल जिला। इसमें 4 महत्वपूर्ण सब डिवीजन में लड़ाई चल रही थी। ये क्या किया, ये 4 जगह से घुसपैठ कर दिया। यहाँ पर 4 एरिया से घुसपैठ किया। सबसे पहला जो एरिया था मस्कोक एरिया था, ये मस्कोक एरिया में घुसपैठ कर दिया। उसके बाद जो एरिया था वो द्रास का एरिया था। सबसे भीषण जो लड़ाई हुई थी वो द्रास में हुई थी। इसी में तोलोलिंग, टाइगर हिल और .5140 इसमें सब आते थे सभी ये। तो ये वाला एरिया हो गया द्रास। और इसके बाद ये वाला एरिया हो गया काक्सर। काक्सर का एरिया जो था वो एक्चुअली बैकअप के लिए इन लोगों ने यूज किया था। और काक्सर के बाद ये बटालिक एरिया, बटालिक सबसे लास्ट में था। अब आप बताइए बटालिक क्यों
क्यों किया गया था? क्योंकि बटाली पे अगर कब्जा हो जाएगा तो हम सियाचिन नहीं जा पाएंगे। तो आप देख रहे हैं ना, ये चारों पॉइंट एक्चुअली कारगिल में आ रहे थे, इसलिए इसको नाम दे दिया गया कारगिल का युद्ध। लेकिन कारगिल का युद्ध में जो सबसे भीषण एरिया जगह युद्ध हुआ था वो था द्रास में। तो अब हम लोग एक एक करके समझते हैं कि आखिर ये लड़ाइयाँ कैसे कैसे हुई थी। देखिए, ये पहाड़ी एरिया है, यहाँ इंडस्ट्रीज नहीं है, यहाँ पर पशुपालन ज़्यादा होता है। तो एक याक पहाड़ी जीव होते हैं, पहाड़ी पशु है, तो याक चरा रहे थे लोग। तो ये तासी नाम दयाल नाम के एक व्यक्ति का याक खो गया था, वो उसे ढूंढने गया और दूरबीन में देखा तो उसको दिखाई दिया कि कुछ लोग पत्थर को खोद रहे हैं और वहाँ छुपने की जगह बना रहे हैं, बंकर बना रहे हैं। और वो दाढ़ी वगैरह रखे तो समझ गया कि भाई ये पाकिस्तानी है। ये भागा भागा आया, आर्मी को बताया कि भाई वहाँ ऐसी ऐसी घुसपैठ हो रही है। तो आर्मी ने देखा तो भाई आर्मी को भी हलचल दिखाई दी, हेलीकॉप्टर से सर्वे लिखा गया तो भारत को भी पता चला कि भाई यहाँ पे घुसपैठ है। तो इसके लिए पेट्रोलिंग पार्टी, पेट्रोलिंग मतलब होता है जांच के लिए, पेट्रोलिंग पार्टी भेजी गई 5 मई को भेजा गया।